कभी सोचा है कि भारत की आत्मा आखिर बसती कहाँ है? हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जमीन की जो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की धड़कन है। अरे ये तो श्री राम की अयोध्या है, श्री कृष्ण की मथुरा है, बुद्ध के ज्ञान की भूमि है। और हाँ, ये वही धरती है जिसने भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये भारतीय राजनीति की एक बड़ी हकीकत है। सोचिए, लोकसभा की 80 सीटें, ये शक्तिशाली राज्य ही तो तय करता है कि देश की बागडोर असल में किसके हाथ में होगी। तो चलिए आज इस खास जमीन के 4000 साल लंबे और शानदार सफर को समझते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के इतिहास को अगर समझना है ना, तो हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, इसकी पौराणिक जड़ों तक। ये वो भूमि है जहां हमारे दो सबसे बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत सिर्फ लिखे नहीं गए बल्कि यहीं जिए गए थे। सोचिए, यहीं अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ और यहीं हस्तिनापुर के आसपास कौरवों और पांडवों की पूरी कहानी ने आकार लिया। जी हाँ, पूरे 4000 साल। इस क्षेत्र की कहानी लगभग इतनी ही पुरानी है। ये तब शुरू हुई जब आर्यों ने गंगा यमुना के इस उपजाऊ मैदान में बसना शुरू किया और यहीं से वैदिक सभ्यता की नींव पड़ी। असल में यहीं से इस जमीन का एक व्यवस्थित इतिहास हमें मिलना शुरू होता है। और इसे ब्रह्मर्षि देश का नाम यूं ही नहीं मिला था, इसका मतलब है महान ऋषियों की भूमि। ये वाल्मीकि, वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े ज्ञानियों की तपोभूमि थी। कमाल की बात तो ये है कि हमारे कई उपनिषद और आरण्यक जैसे पवित्र ग्रंथ भी इसी धरती पर रचे गए। तो ये सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं था, ये प्राचीन भारत का, कह सकते हैं कि आध्यात्मिक और बौद्धिक कैपिटल। तो अब कहानी आध्यात्मिक केंद्र से आगे बढ़कर राजनीतिक शक्ति के केंद्र की ओर बढ़ती है। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते ये पूरा इलाका छोटे छोटे राज्यों में संगठित हो गया था, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, यानी उस जमाने के ग्रेट किंगडम्स। और अब जरा ये आंकड़ा देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। प्राचीन भारत के जो 16 सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे, उनमें से ठीक आधे मतलब 8 आज के उत्तर प्रदेश की सीमाओं के अंदर थे। काशी से लेकर कुरु तक सत्ता का असली खेल यहीं से शुरू हुआ। मतलब इस इलाके का जो राजनीतिक दबदबा है ना, वो कोई नई बात नहीं है, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। और देखिए, इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच इसी जमीन ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। भगवान बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा श्रावस्ती में बिताया और आखिर में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब ये और भी बड़ी होने वाली है। महाजनपदों के बाद यही क्षेत्र एक के बाद एक महान साम्राज्यों का दिल बना। ऐसे साम्राज्य जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। सबसे पहली बात करते हैं मौर्य सम्राट अशोक की। उन्होंने इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया और जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो यहाँ कई स्तूप और स्तंभ बनवाए। और हाँ, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, वो भी तो यही है। इसके बाद आया कुषाणों का दौर और तब मथुरा उनकी दूसरी राजधानी बनी। पर यह सिर्फ कोई राजनीतिक केंद्र नहीं था, ये तो कला का एक बहुत बड़ा गढ़ बन गया। यहीं पर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का विकास हुआ। इसकी पहचान क्या है? लाल बलवा पत्थर से बनी बुद्ध और हिंदू देवताओं की वो बेहद खूबसूरत मूर्तियां। फिर आया गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश में हिंदू कला, साहित्य और विज्ञान अपने शिखर पर पहुंच गए। अगर इसका कोई शानदार उदाहरण देखना हो तो वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और इस सिलसिले की आखिरी बड़ी कड़ी थे राजा हर्षवर्धन। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और उसे उस वक्त उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर बना दिया। ये व्यापार और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। हर्षवर्धन के बाद ये पूरा इलाका कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया और इसी दौर में उत्तर भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों की नजर पड़ी। ये इतिहास का एक बिल्कुल नया मोड़ था, जहां दो महान संस्कृतियों का संगम होने वाला था। 12वीं सदी के अंत से उत्तर प्रदेश दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आ गया। अब अगले कई 100 सालों तक गुलाम, खिलजी और तुगलक एक के बाद एक कई वंशों ने यहाँ से शासन किया।
और इसी के साथ इस क्षेत्र की संस्कृति और वास्तुकला में नए नए रंग खुलने लगे। फिर आया मुगलों का दौर, और यहाँ दो बादशाहों का नजरिया देखना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ थे अकबर, जिन्होंने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से एक मिली-जुली संस्कृति को, जिसमें सभी धर्म साथ आए, उसे बढ़ावा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ थे उनके पोते शाहजहां, जिन्होंने आगरा में अपनी मोहब्बत की निशानी ताजमहल को बनाकर वास्तुकला को ही एक नई ऊंचाई दे दी। और इसी मेलजोल से एक बहुत ही अनोखी संस्कृति ने जन्म लिया, जिसे हम आज गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जानते हैं। ये वो तहजीब है जो उर्दू ज़बान की मिठास में, कथक के घुंघरुओं की झंकार में और लखनवी कबाब के जायके में आज भी जिंदा है। धीरे धीरे इसका केंद्र दिल्ली से अवध के नवाबों की राजधानी यानी लखनऊ में शिफ्ट हो गया। अब कहानी आती है 18वीं सदी में। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था और क्षेत्रीय ताकतें सिर उठा रही थीं। इसी राजनीतिक खालीपन को भरने के लिए अंग्रेज आए और अब उत्तर प्रदेश की धरती एक बिल्कुल नई जंग की गवाह बनने वाली थी, भारत की आज़ादी की जंग। 1857 ये सिर्फ एक साल नहीं, एक तारीख है। ये वो साल था जब मेरठ की छावनी से चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ एक छोटी सी चिंगारी उठी और उसने पूरे उत्तर भारत में आग लगा दी। जी हाँ, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम यहीं से शुरू हुआ था। और इस महासंग्राम में इसी मिट्टी ने हमें रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना दी, जिन्होंने नारा बुलंद किया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो वहीं बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह की कमान संभाली। ये वो नाम हैं जो आज भी हमारी रगों में जोश भर देते हैं। ब्रिटिश राज में इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस। फिर आज़ादी के बाद 1950 में इसे अपना आज का नाम मिला, उत्तर प्रदेश। और फिर आया साल 2000, जब पहाड़ी इलाकों की अलग सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान को सम्मान देते हुए उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। और आज़ादी के बाद भी उत्तर प्रदेश का वो राजनीतिक दबदबा कायम रहा। ये लिस्ट देखिए जरा। ये भारत की राजनीति पर उत्तर प्रदेश की पकड़ की कहानी खुद ब खुद कह देती है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक इस राज्य ने देश को लगातार नेतृत्व दिया है। तो 4000 सालों तक संस्कृति, साम्राज्य और राजनीति का केंद्र रहने के बाद आज सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश अपनी इस महान विरासत को भविष्य की उम्मीदों के साथ कैसे जोड़ेगा। भारत की कहानी में इसका अगला अध्याय क्या होने वाला है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही लिखेगा।